Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to cover up a new chapter for exam NEET 2025. अगर आप NEET 2025 को टारगेट कर रहे हैं और फिजिक्स में बहुत ही कम आता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से और साथ ही साथ हम सोल्व करेंगे कुछ एक PYQs को, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर में से आता है और शुरू के स्टार्टिंग पार्ट है क्लास 11th का। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद फर्दर PYQs को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। पहली बात, you should know about two things which are rest और motion। ये दोनों होती हैं एक पार्टिकल या किसी भी एक बॉडी की स्टेट। एक कोई भी बॉडी या कोई भी एक पार्टिकल, इन दोनों में से किसी एक स्टेट में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। अब आपको कैसे पता कि क्या कौन सी बॉडी रेस्ट पर है, कौन सी बॉडी मोशन में है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जाए, अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो, इट मीन्स इट इज़ इन मोशन। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ रेस्ट पर रहे, सपोज करिए मेरा हाथ है, अभी भी रेस्ट पर है, 1 सेकंड बाद भी वही है, 2 सेकंड बाद भी वही है, इट मीन्स माई हैंड या यू कैन से दिस बॉडी इज ऑन रेस्ट पोजिशन। तो ये रेस्ट होते हैं, ये मोशन होते हैं। और हम रेस्ट की तो बात कर ही नहीं रहे, हम बात करेंगे यहाँ पर मोशन की, कि जब कोई भी बॉडी मोशन में आती है तो वहाँ क्या सिनेरियोस पॉसिबल हैं और किस किस बातों पर चर्चा कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में मैं टॉपिक्स को नहीं लेके जाऊँगा, एक ओवरव्यू, ताकि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, और इतना ओवरव्यू दूंगा जितना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इनफ है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो सिंपल और साफ शब्दों में देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है। ऑलराइट, सर्कल का सेंटर O, सर्कल का रेडियस R। एक पार्टिकल इनिशियली इस A पॉइंट पर है, तो वो ट्रैवल करता है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ और पहुंचता है एक पॉइंट B पर, जो कि A के डायरेक्टली ऑपोजिट है। तो आप लोग कह सकते हो कि A से B तक जाने में जो पार्टिकल ने डिस्टेंस या पाथ कवर अप किया, पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, वो कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो हुआ आपके पेरीमीटर का हाफ, इट मीन्स जस्ट पाई आर। एंड इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी बॉडी ने कितना पार्ट लेंथ कवर अप किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच आउट करने में। सो दिस इज नोन एज डिस्टेंस। अब इस एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की भी, कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। देखो, मुझे पता है इनिशियली पार्टिकल यहाँ था। ऑलराइट, कुछ देर बाद वही पार्टिकल आपका रीच करता है किसी पॉइंट B पर। ये इसका इनिशियल पोजीशन, इसको मैं बोलूँगा फाइनल पोजीशन। तो आप लोग बोलते हो डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और straight line between or
स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप लिख सकते हो 2r के बराबर, और यही आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लोग बोलोगे 2r। हालांकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हो आप लोग डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और डिस्टेंस को आप लोग बोलते हो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। तो देखो क्या बातें हो रही हैं। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनेट टाइम इंटरवल। लेट बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी। वही बातें, एक बॉडी ए से बी तक गई वाया सी। द लेंथ ऑफ पाथ ए सी बी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तब आप बोलते हो ये पूरी की पूरी ये वाली लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, but overall body is displaced from A to B. A is a vector from A to B, and AB is displacement vector or displacement, and it is the minimum distance from initial position to final position. Initial position ये रही, final ये रही, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आप उसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में शो करोगे तो पार्टिकल ए से चलता है बी की तरफ जाता है, तो आप उसको शो करते हो ए बी वेक्टर। वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल ए से चला बी पर गया। ऑलराइट, तो आगे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, कि आप पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हो। तो देखो, सपोज करो इनिशियली बॉडी इन कोऑर्डिनेट्स पर प्लेस्ड है, यानी ये रही, दीज आर इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, और फाइनली बॉडी मूव करती है किसी अदर पॉइंट पर x2, y2, z2, वो भी आपको गिवन है फाइनल पॉइंट। ऑलराइट, इनिशियल पोजीशन मेरे पास है, फाइनल मेरे पास है, तो मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो अब देखो, सबसे पहले आप वेक्टर ड्रॉ करोगे। आप पहले ड्रॉ करोगे इनिशियल पोजीशन का वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर, उसको डिनोट करते हो आप लोग आर ए से, x1 i कैप, x1 j कैप, xz k कैप, z1 k कैप, और उसके बाद आप ड्रॉ करते हो फाइनल पोजीशन का वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अब मुझे शो करना है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली क्या होता है आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, आर बी माइनस आर ए विल बी इक्वल टू दिस टर्म x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। सिंपल और स्ट्रेट यही बात है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग बातें, देखने में एक सी लग सकती हैं आपको। डिस्टेंस में तो बात होगी टोटल लेंथ की, कि कितना लेंथ कवर अप किया पार्टिकल ने मूव करने में, और डिस्प्लेसमेंट में बात होगी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस कितनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में। और हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और एक वेक्टर ड्रॉ कर दो बस। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें। इतना आपको अगर पता है, दैट इज़ इनफ फॉर यू टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम। ऑलराइट, तो देखो अब बात करते हैं थोड़ी सी स्पीड की और उसके टाइप्स की। स्पीड बेसिकली क्या है, आप लोगों ने बाइक देखी होगी, बाइक पर जो मीटर है विच व्हाट इज़ दैट, स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है, स्पीड के बारे में। ठीक है, तो उसी पर बात करते हैं। स्पीड इज बेसिकली क्या है, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम, कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया। यूनिट की बात करें मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसकी। और डायमेंशन आपको गिवन है L1T-1,
पार्टिकल मूव करते हैं तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, दोनों नहीं हो सकती और वो पॉजिटिव होगी। ऑब्वियस बात है, पार्टिकल का डिस्प्ले जो डिस्टेंस कवर अप करते हैं वो कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव तो होता ही नहीं है, वो पॉजिटिव होगा और टाइम भी पॉजिटिव ही होता है। ओके, अब बात आती है कुछ टाइप्स की, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार टाइप्स हैं, चारों टाइप्स कुछ कुछ बताते हैं। तो कुछ कुछ क्या बताते हैं एक बार देख लेते हैं। When a particle covers equal distance in equal interval of time, जब कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब एक पार्टिकल चला x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, 4 और 6, 0 से 2 जाने में उसने लिया टाइम 2 सेकेंड्स। ऑलराइट, 2 से 4 जाने में उसने फर्दर टाइम लिया 2 सेकंड, यानी टोटल टाइम हो गया आपका 4 सेकंड। 4 से 6 जाने में उसने अगेन 2 सेकंड लिया, तो टोटल टाइम कितना हुआ 6 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि हर टाइम इंटरवल यानी हर 2 मीटर पर वो 2 सेकंड पर खर्च रहे। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डिस्टेंस और सेम टाइम इंटरवल को वो फॉलो कर रहे हैं कि 2 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर अप किया, अगला 2 मीटर भी 2 सेकंड में कवर अप किया, अगला 2 मीटर भी 2 सेकंड में कवर अप किया। तब आप बोलते हैं पार्टिकल इज इन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और फॉर्मूला आपके सामने, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म का केस सिंपल है, जब पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखो चेंज करते हैं। पार्टिकल कवर कर रहे हैं पहले 2 सेकंड में 3 मीटर, फिर 3 से 4 जाने में उसने अगेन 2 सेकंड लिए, तो टोटल टाइम 4 सेकंड। 4 से 6 जाने में उसने 5 सेकंड और ले लिया, टोटल टाइम 9 सेकंड। यानी वो अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम इंटरवल में कर रहे हैं। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कि उसका स्पीड और जो डिस्टेंस ट्रेवल करना और टाइम का जो पैटर्न है वो सेम नहीं है, कभी अलग अलग करे, कभी कम ज़्यादा, वो चलता रह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होता है। नाउ लुक इनटू दैट। द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज डिस्टेंस सिंपली, इसको आप वी एवरेज शो करोगे। इसका जो फॉर्मूला याद रखना है आपको, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी पार्टिकल ने यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर, और यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा 9 सेकंड। दैट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में आप देखते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ऑलराइट, तो चलिए अगले टॉपिक पर। अब बात होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। सिंपल और स्ट्रेट भाषा में कहीं तो आप कह सकते हो द स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक मूव करता जा रहा है। अब हो सकता है उसकी पार्टिकल हर पॉइंट पर, पार्टिकल की स्पीड हर पॉइंट पर सेम रहे, हो सकता है यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और हो, चेंज हो सकती है, वरी कर सकती है। और तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको यही बताता है कि इस एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का स्पीड कितना था, या इस एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की एग्जैक्ट स्पीड क्या थी स्मॉल इंटरवल्स पे। उसको आप लोग शो करते हो ds/dt। बिल्कुल ds/dt, मतलब जब dd आ जाए तो मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम की बात हो रही है। ऑलराइट, तो ये थे स्पीड और उसके टाइप्स। सेम टू सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी की तरफ आते हैं। अब वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी इज एक्चुअली में थोड़ा सा स्पीड जैसा ही है, बट यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो बदलता है। ये है क्या, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर तुम कह सकते हो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वहाँ आ रहा था डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। जरूरी नहीं है कि हर बार ये पॉजिटिव ही हो। साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। वेक्टर मीन्स इट हैज़ सम डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप, या हो सकता है आई जे दोनों में हो। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होती है। और साथ ही साथ इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड रहेगी, एग्जैक्ट लाइक स्पीड। फर्दर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म, फिर एवरेज और फिर इंस्टेंटेनियस। बारी बारी से चारों की बातें करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म। जैसा आपने स्पीड में पढ़ा था, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, सेम टू सेम यहाँ है। वहाँ बात डिस्टेंस की हो रही थी, यहाँ बात डिस्प्लेसमेंट की होगी। तब आप कह सकते हो इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं है इसमें। नॉन यूनिफॉर्म में आओगे, वही बात कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलग हो टाइम के साथ साथ, तो आप नॉन यूनिफॉर्म में आ जाते हो। वहाँ यूनिफॉर्म था, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म आएगा। इंपॉर्टेंट है आपके पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में देख लो, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ। इसको आप लोग बोलते हो वी एवरेज, और इसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर देते हैं। वी एवरेज इज रिटन एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, सॉरी डेल आर बाय डेल टी। डेल आर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ, दैट्स इट। नाउ कम टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जो आपको किसी पर्टिकुलर एक स्मॉल टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी बताए। मतलब अगर मैं वी एवरेज को स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लिखूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी ये जो गैप है टाइम का ये जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा हो, तब आप लिखते हो डी आर बाई डी टी एंड इट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। दो फॉर्मूलाज याद रखने, एक तो वी एवरेज का टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेल्स यू अबाउट इंस्टेंटेनियस, यानी उस एग्जैक्ट पल पे कितनी वेलोसिटी है, और बिल्कुल छोटे से टाइम पर ये बात करते हैं। साथ ही साथ ये बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डी आर बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। चलिए आगे की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में क्या क्या सीन है, एक्सेलरेशन एक्चुअली में है क्या, तो देखो एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, इसको आप लोग बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट आप देखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल राइट, तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब कुछ और बातें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। अबाउट इज सेट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। अगर आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, इट मीन्स इट इज़ हैविंग एक्सेलरेशन विच इज़ यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी में जो चेंज है वो टाइम के साथ सेम रहे। चेंज इन वेलोसिटी रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, हमें जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो मैं बता दूंगा आपको कौन सा रखना है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, अ बॉडी सेट टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ चेंजेस। सिंपल, अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज यानी वेलोसिटी अलग अलग रेट से बढ़ रही है, जैसे आप कह सकते हो पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे 2 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड हुई, अगले
सेकंड में वो कुछ अलग रेट से चेंज हो रही है। तो अलग अलग रेट से जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी, इट मीन्स इट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ कम टू एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। देखो, इट इज़ द रेट ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद द टोटल टाइम, कि शुरू में वेलोसिटी कितनी थी और एट द एंड वेलोसिटी कितनी है। शुरू में टाइम 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी और टाइम t पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, उसको आप लोग बोलते हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। दैट इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। अब लास्ट टर्म बचती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही आपको ध्यान रखना है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, किसी भी एक छोटे से पल पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको आप लोग बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन का। मेन, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एक ये है, एक और फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला ये भी है, वेलोसिटी का टाइम के साथ और वेलोसिटी का पोजीशन के साथ। दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और दोनों फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में काम आते हैं। एक्सेलरेशन का बेसिक मीनिंग भी अगर आपको पता है ना, तो भी आपका काम बन जाता है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या क्या चीज़ें उस बारे में, और बाकी ये बचा हुआ पार्ट है। ऑलराइट, तो मैं लास्ट पेज पर आपको सारे फॉर्मूलाज को कंबाइनली भी लिखवा दूंगा, कौन सा फॉर्मूला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ सम इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये पार्ट तो शायद तुम्हें आता ही होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s। v u a s t क्या क्या चीज़ें हैं सभी देख लो। a इज एक्सेलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, और एक फॉर्मूला और है हमारे पास, ये रहा नया, s nth। s nth आपको क्या बताता है, देखो, इट टेल्स यू अबाउट द displacement in nth second। मीन्स कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब तो आप इन फॉर्मूला से बता सकते हो ऊपर वाले तीनों से। बट अगर वो पूछे कि ये बताओ लास्ट के तीसरे सेकंड में या लास्ट के सेकंड में या फिर चौथे सेकंड में या 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवरअप किया, यानी सिर्फ वो 5वें सेकंड के अंदर अंदर, 5th सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवरअप हुआ, तो उसका आंसर यहां से निकाल सकते हो आप। ऑलराइट, तो चलिए आगे। अब कुछ ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं, वो ग्राफ आपको क्या क्या बताएंगे। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप ग्राफ का, पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। यानी एक ऐसा ग्राफ जिसके y एक्सिस पर आपको पोजीशन दिखेगी, x पर टाइम दिखेगा। और इस ग्राफ की खास बात यह कि ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी उसकी आप कह सकते हो चढ़ाई, कि वो कितना हाई ग्राफ है, यानी उसकी जो अगर स्लोप की बात करें तो उसकी चढ़ाई होती है एक तरीके से। क्या वो ग्राफ की चढ़ाई कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा उसकी चढ़ाई होगी उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी आप बता सकते हो उस पार्टिकल का। तो देखो, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, बारी बारी से सभी पर बात करेंगे। पहले इस पर बात करो, आपका x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और x पर टाइम। मैं देखता हूँ टाइम 0 पर पार्टिकल यहाँ है, टाइम की वैल्यू कुछ हुई तब भी पार्टिकल यहाँ है, टाइम की वैल्यू बढ़ते गई तब भी पार्टिकल यहाँ है, टाइम और बढ़ा तब भी पार्टिकल यहाँ है। इट मीन्स पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ सेम रह रहा है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। मतलब पार्टिकल अभी भी यही था, कुछ देर बाद भी यही है, कुछ देर बाद भी यही है। इट मीन्स द पार्टिकल इज नॉट इन मोशन, वो रेस्ट में है।
तो रेस्ट में है तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बॉडी इज एट रेस्ट। और मुझे ये बात यहाँ से भी पता लग रही है कि ये जो आपका ग्राफ है इसके पास कुछ स्लोप ही नहीं है। स्लोप होती तो हम कुछ वेलोसिटी पर कमेंट करते, स्लोप ही नहीं है, इट मीन्स द पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब कभी ऐसा ग्राफ हो आपके पास कांस्टेंट, तब आप कहते हो पार्टिकल रेस्ट में है। और कब कहते हो? जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ हो। फर्दर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स पार्टिकल की जो पोजीशन इस टाइम पर यहाँ थी, फर्दर टाइम पर यहाँ आ गया और टाइम बढ़ा तो पोजीशन चेंज हुई, मतलब पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो पोजीशन चेंज हो रही है तो हाइट भी आ रही, स्लोप भी आ रही है आपके पास, और जो वेलोसिटी होगी वो आपकी स्लोप के बराबर होगी tan थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। थीटा आपके पास है, उसका जो स्लोप होगा वो आप बताओगे वेलोसिटी। ऑलराइट, तो पार्टिकल आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज वो सेम है। ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मैं टॉपिक्स को थोड़ा सा स्पीड में खींच रहा हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो शॉर्ट है, ज़्यादा लेंथी डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर आप लेंथी डिस्कशन करें तो एटलीस्ट 10-15 वीडियोस लग सकते हैं यहाँ तक आने में, अगर मैं एक एक टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता जाऊँ। फिलहाल मैं 1 घंटे के अंदर अंदर ये सभी टॉपिक्स को समराइज़ करता जा रहा हूँ, तो जितना कम हो सके मैं उतना कम बोलूँगा इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बोलूँगा। ऑलराइट, अब कुछ ऐसा ग्राफ हो, अगर मान लो आपके पास, मुझे ये पता है पोजीशन तो चेंज हो रही है टाइम के साथ, क्योंकि ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। यहाँ पर स्लोप हाई है, उसके बाद स्लोप कम होती जा रही है, फिर और कम होती जा रही है। इट मीन्स स्लोप कम हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, और ये रहा आपका tan थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जब कभी ग्राफ ऐसा हो तो स्लोप यहाँ कम है, फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तब आप कहते हो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, देखो क्या, एक बात ये, दूसरी बात ये, स्पीड डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था आपका, वो तो बस 2 बातों के बारे में बताता था आपको, एक बात के बारे में बता रहा था, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी? स्लोप। नाउ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है ना, वो आपको 2 बातों के बारे में बताएगा। पहला क्या बताएगा वो, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दूसरा वो बताएगा एक्सेलरेशन कितने। डिस्प्लेसमेंट वो कैसे बताएगा? ग्राफ के अंदर का एरिया, जो ग्राफ की लाइन के नीचे का जो एरिया होगा ना, वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, यानी ग्राफ के नीचे का एरिया कह सकते हो, ग्राफ ने जितना एरिया कवर किया हो, एक्स एक्सिस और ग्राफ की लाइन के बीच का एरिया। नाउ दूसरी बात, जो स्लोप होगी इस ग्राफ की, वो बताएगी एक्सेलरेशन के बारे में। स्लोप विल टेल यू अबाउट एक्सेलरेशन विच विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो ये 2 बातें आपको इस ग्राफ से पता लगती है। अब थोड़ा सा इस ग्राफ के बिहेवियर पर नजर डालो और देखो, फर्स्ट ग्राफ, इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। फर्दर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है सेम रेट से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा? tan थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो ये ग्राफ के अंदर का एरिया, ये जितना भी एरिया है, ये आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितने। नाउ अगर ग्राफ ऐसा हो तब आप कह सकते हो कि पहले स्लोप हाई थी, बाद में डाउन होती गई, मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर ग्राफ इस तरह का हो, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। बस इतना ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि ग्राफ के अंदर का एरिया जो होगा वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नाउ लास्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि एरिया जो होगा ग्राफ के अंदर का, वो बताएगा आपको चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, कि हाउ मच चेंज हैज़ बीन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो ये रहा एक ग्राफ तो आपके पास कि एक्सेलरेशन और टाइम
एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपके पास टाइम के साथ में, उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा ये वाला, ये आपको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। ऑलराइट, तो थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ एक पार्ट रह गया और अब तक हमने बाकी पार्ट कर दिया। अब एक लास्ट पार्ट देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ इसको कह सकते हो फ्री फॉल। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। कोई भी पार्टिकल किसी हाइट से गिरता है, हम एज्यूम करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बॉटम पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लेता है t। तब आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो इस केस में, यानी फ्रीली फॉलिंग में, फ्री फॉल का केस है, तब आप इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाइट h, टाइम t और एक्सेलरेशन को आप कंसीडर करते हो g के बराबर, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आपकी जो इक्वेशंस बनती हैं वो कुछ इस तरह की बनती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gh, थर्ड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। और हम बात करते हैं कई बार फ्री फॉल की, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, मान लो इस केस में, इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी पार्टिकल को या बॉडी को सिर्फ ड्रॉप किया गया, उसको फेंका नहीं गया, उसको जस्ट ड्रॉप किया है, तब आप कहते हो कि ये इक्वेशन बनेगी v इक्वल्स टू जी टी, यू पार्ट 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी v स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2gh। थर्ड इक्वेशन आपकी बनेगी s इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। ऑल राइट, तो हमें जो ध्यान देना था वो बॉडी डाउन आने का देना था, इन डाउनवर्ड मोशन। अगर मान लीजिए सपोज द बॉडी इज थ्रोन अप, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर फेंकी जाए, उस केस में क्या होगा, उसका फॉर्मूलास भी आप एक बार देख लो। इफ बॉडी इज थ्रोन अप, अगर बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने बॉटम से किसी स्पीड u को लगाया होगा, तभी वो बॉडी कहीं किसी हाइट पर जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, हाइट को आप लोग लिखते हो h, टाइम लगेगा t। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होती है वहाँ आप एक्सेलरेशन को रिप्लेस करते हो -g के साथ में, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। तो ऐसे केस में आपके पास इक्वेशन बनेगी v विल बी इक्वल टू u माइनस जी टी, सेकेंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh, थर्ड s विल बी इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये तीन इक्वेशन आप लोग यूज़ करते हो जब बॉडी अपवर्ड जाए, जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो ये वाली इक्वेशंस मैंने अभी करवाई थी। ऑल राइट, तो इक्वेशंस यानी फॉर्मूलाज का काम हो गया। जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको, तो एक बार दोबारा ध्यान दे लो। सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो याद होना चाहिए, विच इज़ स्पीड के केस में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एक फॉर्मूला तो ये। ऑल राइट, उसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो याद रखने वाला फॉर्मूला दैट इज वी एवरेज टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या कह लो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। थर्ड सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको आप लोग लिखते हो डी आर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया ओके। इसके बाद में
एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूलाज। एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो रखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, उसका फॉर्मूला डी वी बाई डी टी, और एक फॉर्मूला वी डी वी बाई डी एक्स। वेक्टर यूज नहीं कर रहा, जस्ट मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं। ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एक्स। नाउ नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या याद रखोगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और एक हमने फॉर्मूला और देखा था एस एनथ का, u प्लस ए बाई टू 2n-1, यानी nth सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा। ये हो गई। फर्दर, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब फ्री फॉल का केस हो तब आप रिप्लेस करते हो ए को जी से, बस इतना ही काम करते हो और लिख देते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी विल इक्वल टू 2gh, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जब कभी पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तब आप लिखते हो इन अपवर्ड मोशन a will be replaced by minus g, then your equations become v equal to u minus gt. Second, v square minus u square will be equal to minus 2gh. Third, s equal to ut minus half gt square. All right, अब एक पार्ट और रह गया ग्राफ्स का। ग्राफ्स के केस में पहला ग्राफ आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। उसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपकी स्लोप है वो बताएगी वेलोसिटी के बारे में, और उसको लिखते हैं tan थीटा से। सेकंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वहाँ आपको दो बातें पता लगती हैं। स्लोप से आपको पता लगता है एक्सेलरेशन क्या है। नेक्स्ट, उसका जो एरिया होता है ग्राफ के अंदर का, उसको आप लोग लिखते हो डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, ए वर्सेस टी, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात होती है। एरिया आपको बताता है चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, बस इतना अगर आपको याद है, इतने फॉर्मूलाज अगर याद हैं, कॉन्सेप्ट याद हैं, तो आपका नीट को इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना इनफ है जितना मैंने लिखवा दिया। दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नाउ कम टू द PYQs। ये हमारी पूरी की पूरी टूल किट थी। अब इसी का यूज़ करके हम फर्दर सोल्व करेंगे। तो करो। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन एक्स वरिंग विद टाइम एज गिवन। आपको गिवन है पोजीशन, लो ये तुम्हारी पोजीशन। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। किसका रेशियो फाइंड करना है? इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का। अब मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dr/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, d/dt अल्फा t4 प्लस बीटा टी स्क्वेयर प्लस गामा टी प्लस सिग्मा। इस सभी पार्ट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास क्या आएगा? इस पार्ट का करोगे 4t³ अल्फा प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा ओनली। ये आ गया आपका v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी है। अब वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0। 0 पुट करोगे ये टर्म 0, t को 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 0। बचा क्या आपके पास? गामा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये आ गई आपके पास। फर्दर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है dv/dt, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट आपको आना चाहिए, हर जगह काम आता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया और थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। d/dt इसका करोगे 4 अल्फा
मल्टीप्लाइड बाय 3t² प्लस 2 बीटा, और गामा तो 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन आया आपके पास, और यहाँ बात हो रही है इनिशियल की, इनिशियल की हो रही है तो आप टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 बचा, क्या 2 बीटा। तो तुम्हारा आंसर आ जाए गामा रेशियो 2 बीटा विल बी योर आंसर। क्या है कुछ ऐसा? ये रहा डी ऑप्शन। बोलो। वेलोसिटी फाइंड करनी थी पहले डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना था डिस्प्लेसमेंट से, फाइंड आउट कर दिया, और कुछ ही नहीं था उसके बाद। दोनों को कंपेयर, रेशियो फाइंड करना था दोनों का, तो हमने कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ग्राफिकल है। ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन आपके कंपल्सरी हैं, जिसमें से चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि एक का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्राफ का क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है किसी भी बॉडी का, तो ये बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, बता देते हैं। तो देखो ग्राफ में ये पार्ट आपके पास कांस्टेंट है, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, तो यहां से यहां तक का जो आपका एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0। ऑल राइट, नाउ एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया 0। अब आगे यहां देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, तो वेलोसिटी का कुछ जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो मैं कह देता हूं कि यहां से यहां तक का जो टाइम होगा तो आपके पास यहां कुछ एक्सेलरेशन आया a विच इज कांस्टेंट। ऑल राइट, फर्दर मैं एज्यूम देखता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, तो ये एक्सेलरेशन आएगा नीचे और ये बनेगा 0। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 0 आ गया। अब फर्दर देखो वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो जो आपकी स्लोप है तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा क्योंकि स्लोप यहाँ नेगेटिव जाएगी, तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में कुछ वैल्यू दे रहा होगा और कांस्टेंट देगा। उसके बाद फिर वो रेस्ट में आ गया तो मतलब फिर 0, और ग्राफ कुछ तुम्हारा ऐसा बना चाहिए, और ये तुम्हारा है इसी ऑप्शन में। दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। हर एक पार्ट को, सेगमेंट को तोड़ तोड़ के एनालाइज करना होगा कि वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो तुम्हें खुद से यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा। अब हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे किया तुम्हारे सामने मैंने कर दिया। अब नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पोजीशन गिवन है आपको, ये रही। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी तो फाइंड करें पहले, मैग्नीट्यूड तो बाद की बात है। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dr बाई dt, तो d बाई dt कर दो इस इक्वेशन का, 4t i कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5 k कैप। v इक्वल टू dr बाई dt मैंने किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन 4i कैप, फर्दर 4t j कैप प्लस 0, और वो कह रहा है कि टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v विल बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 4 j कैप। तो ये तो आ गया आपके पास डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन क्या, आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैं कर सकता हूँ 4² प्लस 4² विल बी इक्वल टू वट 16 इंटू, और यू कैन से 16 प्लस 16 32। इसको आप लोग लिख सकते हो 4√2। बोलो हाँ। तो एक पार्ट तो तुम्हारा ये हो गया कि 4√2 मीटर पर सेकंड तो आपका होना चाहिए वेलोसिटी, यहाँ भी है यहाँ भी है। बात आती है एंगल की। अब एंगल देखने, एंगल का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब कभी आपके पास वेक्टर हो और आपको देखना है एंगल विद एक्स एक्सिस, तो आप लोग क्या देखोगे, tan थीटा विल बी इक्वल टू
वाई कॉम्पोनेंट डिवाइड बाई एक्स कॉम्पोनेंट। वाई कॉम्पोनेंट की अगर मैं बात करूं आपके पास क्या है 4, एक्स क्या है 4, दोनों को डिवाइड करोगे 1, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। तो जाओ इस ऑप्शन के साथ में। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने। जैसे मैंने एक पोजीशन से वेलोसिटी निकाला और वेलोसिटी से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया और फर्दर मैंने एंगल्स को भी फाइंड आउट कर दिया। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या लेके आया है। देखो, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। ओके, मैं एक डिस्टेंस बनाता हूँ। सपोज करिए टोटल डिस्टेंस s, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लिखो s/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s/2। वो कहता है कि एक व्हीकल ने ट्रेवल किया हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो जब गया तो उसकी स्पीड थी v। ओके, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। और यहाँ जो उसकी स्पीड थी वो है 2v। ओके, नो डाउट। इट्स एवरेज स्पीड इज, आपको बताना है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला याद है, दैट वाज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो दोनों चीजें ले आते हैं। टोटल डिस्टेंस में कह सकता हूं s/2 प्लस s/2 विल बी इक्वल टू s। ठीक है, अब बचा टोटल टाइम। टाइम तो गिवन ही नहीं है, बट टाइम मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं एज्यूम करता हूं कि इस पार्ट का टोटल टाइम होगा t1, इस पार्ट का टोटल टाइम t2, और इस पार्ट के टोटल टाइम को मैं ये लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और इस पार्ट के टोटल टाइम को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन इसका वेलोसिटी। एनी डाउट? बाय द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2। वो वैल्यूज यहाँ इंसर्ट करवाओ, s डिवाइड बाई s/2v प्लस s/4v। अब आगे s/2v प्लस s/4v विल बी इक्वल टू व्हाट 3s/4v। s से s कैंसिल, 4v/3, और ये तुम्हारा आंसर बी ऑप्शन। बोल लो, आपके सामने पूरे का पूरा आंसर सॉल्व किया। कैसे किया? तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है और इसी तरह से इसको सॉल्व करना होता है। वैसे तो आपके पास एवरेज स्पीड के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास भी होते हैं जिसमें कुछ केसेस मेंशन होते हैं कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो या फिर स्पीड सेम हो तब आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलास का यूज़ करते हो। बट मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलास नहीं आते, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, मेन फॉर्मूला, और उससे आगे सॉल्व करोगे। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है देखो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड विल बी। एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, तो आप बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में। तो देख दो, टोटल हाइट आपके पास है h, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है, और ठीक है, तो एस एनथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मुझे एक एक सेकंड की अलग से बात करनी है। एस एनथ का फॉर्मूला मेरे पास था u प्लस a/2 2n-1, और फ्री फॉल हो रहा है तो g लिख दो यहाँ, राइट। बट u आपके पास 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। इस केस में एस एनथ विल बी इक्वल टू g/2 2n-1। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट सेकंड की। फर्स्ट सेकंड में n की जगह 1 पुट करो, g/2 2 into 1-1 विल बी इक्वल टू 1, s1 विल बी इक्वल टू g डिवाइड बाई 2। ठीक है, और g की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो इसको आप पुट कर सकते हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो डाउट। सेकंड, एट सेकंड
दूसरे सेकंड की बात हो रही है, S2 विल बी इक्वल टू 10/2 2n यानी 4 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर, और ये मीटर है यहाँ। सिमिलरली थर्ड S3 दैट विल बी 10/2 2 × 3 यानी 6 - 1 5 5 विल बी इक्वल टू, और यहाँ तो मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 15 25। अब फाइंड कर लो S4 S4 विल बी इक्वल टू 10/2 2n - 1 n की वैल्यू पुट करोगे आप लोग 4 इट विल बी 8 एंड यू विल गेट 35 मीटर। तो ये तुम्हारी कुछ वैल्यूज़ आ गई। क्या आया वैल्यूज़ में? 5 रेशो 15 रेशो 25 रेशो 35। 5 के टेबल से कैंसिल करो 1 3 5 7 एंड दैट विल बी योर आंसर। SN का फॉर्मूला लगाना था, अलग अलग टाइम पर लगाना था, और उससे तुम्हारे पास आंसर ये आ जाता। ऑलराइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहे हैं देखो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एन एंगल 30 और 45 आपको गिवन है विद एक्स एक्सिस द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपके पास, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी और वेलोसिटीज का रेशियो। एक बॉडी ए है आपके पास, एक बॉडी बी और है, ये एंगल गिवन है 45 और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है, तो फाइंड आउट कर देते हैं। और रेशियो फाइंड करना है 30/45 वाले का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वही आपका वेलोसिटी होता है। तो v इस b वाली बॉडी के लिए 10 30 आपकी वेलोसिटी, और a वाली बॉडी के लिए 10 45 उसका वेलोसिटी। ओके, 10 45 विल बी इक्वल टू 1 एंड 10 30 विल बी इक्वल टू व्हाट 1/√3। तो यही तुम्हारा कहीं आंसर होगा। साफ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन था, आपको रेशियो गिवन था, तो आपको ये बताना था कि एक 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो 35/45 कर देते, 10 30/10 45। 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 45 की वैल्यू 1 आपके पास है। सोल्व करते आंसर तुम्हारे पास आ जाता। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की यही खासियत है कि उसमें जो स्लोप होगा ग्राफ का वो आपको बताएगा वेलोसिटी के बारे में, और स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा। राइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक बॉल को इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। और उसने ग्राउंड को हिट किया, जिस वेलोसिटी से हिट किया वो आपके पास है 80 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए हाइट कितना होगा, और गिवन है आपको g। तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते हो ना हाइट के लिए, v² - u² विल बी इक्वल टू 2gh। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ की जाती है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हाइट। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी है 80 का स्क्वायर यानी 6400 माइनस u कितना आपको 20 यानी 400। ऑलराइट, 40000 इक्वल्स टू 2 × 10h। 0 0 0 कैंसिल, आपके पास बचा क्या 2, तो 2 से कैंसिल कर दो 640 यानी 320 माइनस 20 विल बी इक्वल टू h एंड h विल बी इक्वल टू व्हाट 300 मीटर। कहीं है ये रहा। एनी डाउट? हाँ, इसमें तुम लोग अगर गलती कर देते तो शायद एक कर सकते थे, दैट वाज दिस, कि तुम शायद इसको अगर 0 पुट कर देते तो तुम्हारा गलत हो जाता, क्योंकि इनिशियली उसने कुछ वेलोसिटी का आपको दी है कि इस बार बॉडी को ड्रॉप नहीं किया, फ्री फॉल नहीं करवाया, उसने फेंका है। फेंका कितनी स्पीड से 20 से, और ग्राउंड को हिट करती है 80 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है हाइट को, तो हाइट के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है v² - u² इक्वल टू 2gh।
v आपके पास है, u आपके पास है, 2g10 है आपके पास। सभी को सोल्व करो, आंसर आ गया तुम्हारा 300 मीटर। चलो आगे, क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। ठीक है जी, उसकी जो एस्केलेटर थी इज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर, तो वो स्टेशनरी एक्सेलरेटर को कदम से कदम चढ़ती है और वो टाइम ले रही है t1। तो t1 टाइम लिया उसने खाली सीढ़ियों को चढ़ने में। ऑन अनदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द टाइम टेकन, क्या है ये, एस्केलेटर टेक्स हर टाइम t2। अगर मान लीजिए किसी और दिन की बात करें, जब वो सीढ़ियाँ अपने आप चलती थी तो उस टाइम जो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता था वो था t2। ठीक है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। तो आप ये बताइए कि अगर वो चलते हुए एस्केलेटर पर कदम से कदम चला रही है तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ कर क्या सकते हो तुम लोग, मैं एज्यूम, मुझे पता है टाइम t1 लगा जब एस्केलेटर रेस्ट पर थी, बट प्रीति के पास वेलोसिटी थी v1, बिल्कुल थी। टाइम t2 कब लगा, जब एस्केलेटर मूव कर रही थी और एस्केलेटर की वेलोसिटी थी v2। ओके, अब जब दोनों मूव कर रहे हैं, प्रीति भी मूव कर रही है, एस्केलेटर भी मूव कर रही है, तो दोनों की वेलोसिटी कंबाइन हो गई ना, कि आप लोग चलती हुई सीढ़ियों पर खुद भी भाग रहे हो, दोनों की वेलोसिटीज जुड़ गई। तो इसमें टाइम लगता है मान लो t डैश, मुझे यही तो फाइंड आउट करना है इन फॉर्म ऑफ t1 एंड t2। तो कर देते हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं, एस्केलेटर की डिस्टेंस, एस्केलेटर की मान लो s और यहाँ भी s। ओके, अब आते हैं इस पर, टोटल स्पीड ये रही, विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम t डैश विल बी इक्वल टू s डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अब मैं v1 और v2 की वैल्यू यहाँ से लेके आऊँगा। यहाँ मुझे पता है v1 विल बी इक्वल टू वट, s बाय t1। तो आपके पास v1 की वैल्यू आ गई s बाय t1, सिमिलरली यहाँ v2 की वैल्यू s बाय t2। तो वो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो आप, s डिवाइड बाय s बाय t1 प्लस s बाय t2। s कैंसिल, 1, इट विल बी इक्वल टू t2 प्लस t1 और ऊपर आया आपके पास t2 t1 और ये तुम्हारा टोटल टाइम। और क्या ऑप्शन है, ये रहा, साफ और स्पष्ट। सिंपल क्वेश्चन था। पहले एक प्रीति नाम की लड़की एस्केलेटर पर खुद चलती है तब इतना टाइम लगता है, जब एस्केलेटर चलता है अपने आप तब इतना टाइम लगता है। आपको फाइंड करना है कि अगर वो चलते हुए एस्केलेटर पर कदम बढ़ाए तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो दोनों केसेस का यूज़ करोगे, तीसरे केस में डालोगे, तब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या करें। देखो, 2 कार्स P एंड Q, दोनों का पोजीशन आपको गिवन है टाइम के साथ में, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट अ सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। आपको बताना है टाइम की किस वैल्यू पर कार्स की वेलोसिटी सेम होगी। तो भैया पहले वेलोसिटी बता लेते हैं कार की क्या होगी, पहले P वाली की वेलोसिटी बताते हैं। वेलोसिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू dx P बाय dt। डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस 2bt। ओके, नाउ Q की बात करते हैं। Q की वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, dx Q बाय dt और एफ टी माइनस टी स्क्वेयर दे रखे आपको, इट मीन्स f माइनस 2t विल बी योर आंसर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 वो कहता है कि बताओ किस टाइम की वैल्यू पर दोनों वेलोसिटीज बराबर होंगी, तो पुट कर दो a प्लस 2bt विल बी इक्वल टू f माइनस 2t। a और इस टर्म को इस तरफ ले आओ, 2bt माइनस 2t विल बी इक्वल टू f माइनस a। t अगर कॉमन लो तो क्या आएगा, 2t कॉमन लो, b माइनस 1 विल बी इक्वल टू f माइनस a और t की वैल्यू आपके पास आती है f माइनस a डिवाइड बाई
2b माइनस 1। क्या ऑप्शन है? 2b माइनस 1 और f माइनस a। कुछ एरर वैरर तो नहीं आ गया? a प्लस 2bt, f माइनस 2t। ओके, 2bt और ये प्लस का था, सॉरी, तो ये प्लस आना था, तो तुम्हारा ऑप्शन बनेगा f माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस बी। ये रहा, वेलोसिटीज थी, कंपेयर करना था, कंपेयर किया, टाइम निकाल दिया, काम खत्म, और कुछ नहीं। तो चलो अगले पर। क्या कह रहा है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस। एक पार्टिकल है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है पोजीशन की, ये रही, ठीक है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। रिटार्डेशन, ये थोड़ी सी टर्म हो सकता है आपके लिए नहीं हो, तो ये होता है एक्चुअली में एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन कौन सा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कम होती है ना टाइम के साथ, तब उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। तब उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि तब बतानी है जब वेलोसिटी जीरो होगी, यानी उस टाइम पर जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो। तो सबसे पहले v लिखोगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी किया 12 माइनस 3t स्क्वेयर। नाउ मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एट व्हाट टाइम। तो वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, 12 माइनस 3t स्क्वेयर, और माइनस 12 विल बी इक्वल टू माइनस 3t स्क्वेयर, माइनस माइनस कैंसिल, दैट विल बी 4 एंड t विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी जीरो होगी, और आपको एक्सेलरेशन बताना है इसी टाइम पर। इसी टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन को बताना है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा dv बाई डी टी। तो आपके पास v की वैल्यू ये रही, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 12 माइनस 3t स्क्वेयर, a विल बी इक्वल टू सिस्टम का 0 माइनस 3 2t, a विल बी इक्वल टू माइनस 6t एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, a विल बी इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और ये तुम्हारा आंसर। रिटार्डेशन था, माइनस साइन तो ऑब्वियस आएगा, और 12 तुम्हारा आंसर। वेलोसिटी को चेक करना था किस टाइम की वैल्यू पर वो जीरो हो रही है, और उसी टाइम को आप इंसर्ट करवाओगे फर्दर एक्सेलरेशन में टू सॉल्व द होल प्रोग्राम। ऑल राइट, सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन हमने कई सारे करे, साथ ही साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी एनालाइज किया कि कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को सोल्व करो, और फर्दर इनके अलावा भी और क्वेश्चंस को सोल्व करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।